हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम महीने भर की स्कीम्स को इमेजेस के थ्रू रिवाइज करते हैं। तो स्वागत है आपका एक और महीने के स्कीम्स इन न्यूज के इस वीडियो में। अब हम यूज करेंगे इमेजेस को। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कि एक फ्लडेड रीजन है, फ्लड आ रखा है, ठीक है, और शायद किसी का रोड एक्सीडेंट भी हो गया है। यहाँ एक हॉस्पिटल है जहां लोग इलाज कराने भी जा रहे हैं। कोई बूढ़ी महिला है, वो वहां जाने की कोशिश कर रही है। कुछ किसान बैठे हैं, इनके खेत उजड़ चुके हैं। अब इन किसानों के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो तरीका है जिसके थ्रू वो अपने खेतों की तबाही का जो मंजर है उसको देखकर भी ज्यादा निराश ना हो? क्या हो सकता है जिससे इनको थोड़ी सहूलियत हो? तो वो तभी हो पाएगा जब इनके पास होगी क्रॉप इंश्योरेंस। तो इस हफ्ते न्यूज में है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस की कौन सी स्कीम भारत में है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या फ्लडिंग भी एडेड है, या कोई ऐसी तबाही मची क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से, तो क्या उसमें कवर होता है वो या नहीं होता है? अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या आपको कवरेज दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का? क्या स्कीम है उसके नाम पर? क्या नाम है उसका? क्या कंपोनेंट है? रोड एक्सीडेंट अगर आपका हो गया तो इस सिचुएशन में क्या आपका इलाज हो पाएगा या आपको अपनी जेब से लाखों खर्च करने पड़ेंगे? तो उसको लेकर भी एक स्कीम अनाउंस हुई है। ये सारी चीजें, ये सारी स्कीम्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उन स्कीम्स को इन इमेजेस के थ्रू रिवाइज कर सकेंगे। एक और इमेज में आपको दिखाता हूं रियलिस्टिक से। आप यहां खड़े हैं, ठीक है, भाई साहब पता नहीं कैसे मोटरसाइकिल लेके खेत में घुस गए, गिर गए, चोट लग गई। अब अगर ये व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है तो उनको लाखों का खर्च लग सकता है इलाज में। तो इस महीने पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने एक स्कीम लॉन्च करी है फॉर रोड सेफ्टी। दूसरे जो किसान हैं जिनके खेतों में पानी आ जाता है या जिनकी क्रॉप या फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी अनाउंसमेंट की गई है। प्लस जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर पीएम जय इनिशिएटिव जो है, जन आरोग्य, उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। हम दोबारा इस इमेज पर आएंगे ताकि हम इसको रिवाइज कर पाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। इट इज अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब जब आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हो, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। आयुष्मान भारत और जन आरोग्य मिशन में क्या फर्क है? हमने आयुष्मान भारत स्कीम का नाम सुना है, तो उसमें और पीएम जय में क्या फर्क है? तो असल में आयुष्मान भारत के अंदर ही आपके दो डिवीजन होते हैं, जिसमें एक आप वेलनेस के ऊपर फोकस करते हो और एक में आप हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर फोकस करते हो। यानी इसी के अंदर आपके दो प्राइमरी इनिशिएटिव हैं। एक जो हेल्थ इंश्योरेंस के कंपोनेंट को देखता है, ठीक है, जिससे कि आपको ये को जो खर्चे हैं बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं जीवन में इलाज के लिए, वो कम हो जाएंगे। और एक कंपोनेंट है जो फोकस करता है हेल्थ केयर के ऊपर, हेल्थ केयर सेंटर्स के ऊपर। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो आयुष्मान भारत का एक सब कंपोनेंट है। अब जो पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। प्लस अगर हम पीएम जय की बात करें तो पीएम जय में कौन एलिजिबल है, तो यानी कवरेज कितनी है इसकी, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, ठीक है, एंड हाउ कैन यू क्लेम योर इंश्योरेंस क्लेम। तो वो तीन चीजें जो है पीएम जय की, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए स्कीम की जब भी आप बात करते हो। तो अगर हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन की बात करें या जन आरोग्य योजना की बात करें, जो आयुष्मान भारत का सब कॉन्टिनेंट है, इसमें कुछ एक बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या किया गया कि पहले ये सीनियर सिटीजन पे अप्लाई नहीं होता था, अब ये एक्सटेंड हो गया है 70+ लोगों को भी, यानी 70 ईयर्स एंड प्लस अगर आपकी एज है, यानी कोई अगर सीनियर सिटीजन है तो वो भी इसके अंदर हेल्थ कवरेज के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मली जो जन आरोग्य मिशन था इसमें कवरेज थी अप टू 5 लाख एनुअली, पर उसमें एक एज लिमिट थी एनुअली पर फैमिली, ठीक है, पर इसमें एक एज लिमिट थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि कई सारे बुजुर्ग हैं जिनको जरूरत होती है, वही बाहर हो जा रहे हैं इससे, तो इनको पर फैमिली फिर 5 लाख का फ्री हेल्थ केयर कवरेज की बात की गई, जहां पर भारत में 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलेगा
इस स्कीम का। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि इसमें हर लेवल पर कार्ड दिया जाएगा, जो पीएमजे के अंदर दिया जाएगा नया एक डिस्टिंक्ट कार्ड सीनियर सिटीजन के लिए जो 70+ है, और उनको भी अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवरेज दी जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 क्वेश्चन सेटअप करके, विल पीपल हैव ए लिमिटेशन एट 70 ईयर्स, या सीनियर सिटीजन को कवरेज मिल रही है? तो मिल रही है, और अब उसे एक्सटेंड किया गया है। अभी उड़ीसा हाल में 34वां स्टेट बना जिसने पीएमजे को अपने देश में इंप्लीमेंट किया। अब इसके अंदर जब हम पीएमजे की बात करते हैं, ये किस बारे में बात करता है? ये प्राइमरली बात करेगा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, 5 लाख पर ईयर और एडिशनल 5 लाख महिलाओं के लिए। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। जो उसका सेकंड कंपोनेंट था वो था हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है, जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया 2023 में। तो जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, इसको इसके तहत आपने क्या किया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो जो आपको नोट्स बनाने हैं ना, जो आपको स्कीम्स रिवाइज करनी है, आप उसको इस तरह से रिवाइज कर सकते हो ताकि आपके पास एक ही जगह चीजें रहे। 5 लाख एनुअली। तो यहां अब जो ऐड किया गया है सीनियर सिटीजन में 70+ कवर्ड अंडर द स्कीम, तो वो भी कवर्ड किए जा रहे हैं। तो 6 करोड़ लोग वहां से भी ऐड हो गए। तो ये चीजें जो है आपको इस तरह से इसको रिवाइज करनी है कि भाई कब लॉन्च हुआ, क्या इसका एम है, क्या कोर फोकस है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये, वुमेन भी इसके अंदर है। और अगर हम देखें स्कीम में एक चीज इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान देख लीजिए, इसमें लगभग 10 करोड़ फैमिली जो है वो कोई टारगेट कर रही है। कोई फैमिली में कैप साइज नहीं है, नहीं आपके परिवार में कितने भी मेंबर हो वो मैटर नहीं करते। जो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे ही आप एनरोल करोगे तो आपको पहले से जो भी बीमारी है उसका भी कवरेज इसके अंदर किया जाता है। नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर रूल ये है कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी चली आ रही है तो वो उसके अंदर कवर नहीं होती है। तो अब अगर आप बुजुर्ग हैं या कोई भी ऐसे व्यक्ति इसको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है तो आप वहां जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ना एक और कंपोनेंट है जो अक्सर हम कवर नहीं करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री, जैसे हमने जन आरोग्य मिशन की बात की, एक और आप नाम सुनोगे पीएमजे सेहत। ये क्या है? देखिए अभी तक क्या है ना कि ये लिमिटेड अमाउंट में है। पीएमजे सेहत जो इनिशिएटिव है ये असल में जम्मू कश्मीर में लागू होता है, जेएनके में। और इसके अंदर जितने भी रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, कोई भी व्यक्ति जो वहां का निवासी है, वो सारे के सारे कवर होते हैं इसके अंदर। तो यहां तो हमने लिमिट कर रखा है फैमिलीज के नाम पर वहां वो लिमिट नहीं है। इसके अंदर अगर हम देखें ना एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट कि भाई कौन एलिजिबल है, जैसे मैंने बोला पीएमजे सेहत, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं। पीएमजे सेहत ये कहां लागू होती है? ये लागू होती है जम्मू कश्मीर में। इसके अंदर जितने रेजिडेंट्स हैं, ऑल रेजिडेंट्स आर कवर्ड। लेकिन यहां क्या है, यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अगर आप इतनी कवरेज दे रहे हो, सब तो इंक्लूडेड नहीं है। इसमें कौन लोग इंक्लूडेड है? इसमें वो लोग इंक्लूडेड हैं जो आपके 7 क्राइटेरिया है डेप्रिवेशन के, 7 क्राइटेरिया ऑफ डेप्रिवेशन। उसमें से यू फुलफिल एनी वन, या फिर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तब जाकर आपको कवरेज मिलती है अंडर दिस। लेकिन सेहत के अंदर सबको ही ये जो फायदे हैं वो मिलते हैं। तो ये कोर डिफरेंस है। पीएमजे सेहत की जब मैं बात करूं तो कहां अप्लाई होता है, तो वो जम्मू कश्मीर में। और कैसे वो डिफरेंट है? सेहत असल में जम्मू कश्मीर की खुद की योजना थी, वहां सबको अभी कवरेज मिलती है। लेकिन यहां आयुष्मान भारत के जन आरोग्य मिशन के अंतर्गत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आपको 7 में से एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, या फिर आप डेस्टिट्यूट हो, या आपकी फैमिली इनकम कम हो, या आपके पास पक्का मकान ना हो। इन तरह की चीजें अगर होती हैं तो वो 7 फिगर्स है, उसके तहत आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये कोर एस्पेक्ट है हमने जाना पीएम जन आरोग्य मिशन के बारे में, जहां पर अब पहले एज लिमिट भी थी, अब वो भी एक्सटेंड हो गई, 70+ लोग भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अगले टॉपिक पे आता हूं मैं, जो है हमारे जो किसान लोग थे जिनकी फसलें बर्बाद हुई थी, उनके लिए क्या योजना थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई थी। इस बीमा योजना की खासियत है, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि भारत में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पहले भी लॉन्च किए गए, और क्रॉप इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारतीय किसान जो होते हैं उनको अक्सर अपनी क्रॉप्स लॉस का खतरा रहता है ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ड्यू टू कभी कोई जानवर उनके खेतों में आ गए,
कभी गर्मी की वजह से या सूखे की वजह से या बारिश ज्यादा होने की वजह से या किसी भी कारण से कभी कभी सीड खराब निकल गए या कीटनाशक ज्यादा छिड़क दिए, इनके कारण उनका जो पैदावार है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो उनको एक क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए होती थी ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो इस उस सिनेरियो में वो अपनी इंश्योरेंस क्लेम कर पाए। लेकिन दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब भी भारत में कोई क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आती थी उसका प्रीमियम इतना ज्यादा होता था कि किसान दे ही नहीं पाते थे। तो अब जो भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई, इसके अंदर यह फोकस किया गया कि आप मैक्सिमम जो प्रीमियम है वो एक किसान प्रीमियम का 2% भरेंगे, 2% बाय फार्मर्स, और बाकी जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है। रेस्ट बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये जो फर्क हमें देखने को मिलता है, ये फर्क हमें बताता है कि अब उनके लिए एक्सेस करना आसान हो गया। वो चाहे तो यूज कर सकते हैं इसका, वो चाहे तो अब अपनी जो भी उनको अगर प्रीमियम भरना है तो कम हो चुका है तो उनको कवरेज दी जाएगी इसमें। लेकिन रूल ये है, ये नॉर्मल क्रॉप्स के लिए। अगर इसमें और डिटेल में जाएं तो जो नियम है वो ये कहता है कि आपका जो प्रीमियम है वो भरते कैसे हो आप, तो दिखते हैं यहां देखो 2%, मैक्सिमम 2% भरना होता है आपको खरीफ क्रॉप के लिए, राबी के लिए 1.5% है। तो ये हाईलाइट करना है आपको, इसलिए मैं लेके आया हूं यहां 2% आपका किसका है, ये है आपका खरीफ क्रॉप का, 1.5% राबी के लिए, ठीक है, और 5% आपके हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। ताकि मतलब कोई कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर कर रहा है तो उनके पास ज्यादा संसाधन थोड़े से कंपैरेटिवली ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो मेन किसान है, छोटे मझोले किसान, वो सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा होता ही नहीं। तो उनके लिए आपने 2% और 1.5% कहा कि भाई इतना जमा करो, बाकी जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, जहां नॉर्मली 50-50 बेसिस पे बाकी भरते हैं, और इन नॉर्थ ईस्ट इट्स लाइक 90-10। तो इसके अंदर क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, जो नॉर्मल हॉर्टिकल्चर है उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी। जितने भी ऑल नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क हैं फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट, यानी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब आपने फसल काट के रखी हुई है, आग लग गई या कोई और दिक्कत आ गई, उसकी वजह से आपकी फसल बर्बाद हो गई, तो याद रखो पीएमजे में, सॉरी पीएम फसल बीमा योजना में अगर आप देखो तो जो कवरेज है, पीएम फसल बीमा योजना की जो हम बात करें, इसकी कवरेज इज फ्रॉम प्री सोइंग, यानी खेतों में फसल बोने से पहले, यानी वो जो पीरियड होता है जहां पर किसी कारणवश नुकसान हो गया, आप फसल ही नहीं बो पा रहे हो, एक वो, टू पोस्ट हार्वेस्ट, अगर आपने फसल काट के रखवा ली उसके बाद भी दिक्कत आ गई, तो वो इन दोनों को कवर करता है। ठीक, यहां मैं तीनों लिख देता हूं, 2% फॉर खरीफ, 2% फॉर खरीफ, 1.5% रबी, 1.5% राबी क्रॉप्स, और 5% हॉर्टिकल्चर। तो ये ना आप कंफ्यूज आप हो सकते हो, तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, कितना कवरेज है और क्या कितना कवर किया जा रहा है, कितना प्रीमियम पे करना है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खास बात थी जिसको लॉन्च किया गया। जो मेन दिक्कत जो थी ना कि भाई आप किसान प्रीमियम ही पे नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व किया गया। पर कंसर्न एक और बहुत बड़ा कंसर्न था, वो कंसर्न ये था कि अक्सर जो कवरेज है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी, उसके बाद जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाएंगे तो प्रूव कैसे करेंगे कि भाई हाँ क्रॉप को नुकसान हुआ है। तो किसी इलाकों के अंदर अगर क्रॉप्स को नुकसान हुआ है तो उसके लिए आप सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स, जियो स्पेशियल डेटा, इसका इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप इजीली पकड़ पाओ कि कहां पर नुकसान हो रहा है क्रॉप्स को। तो ये सारे एस्पेक्ट है जिसका इस्तेमाल क्रॉप इंश्योरेंस में किया जा रहा है। लेकिन अगर जैसे हमने देखा बाढ़ आ गई, किसी इलाके में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो फिर वहां क्या होगा? तो वहां उसके लिए एक अलग इंश्योरेंस है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। पर उससे पहले मैं एक चीज और आपको पूछूं कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री इसको पुश कर रही है? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री अक्सर पूछी जाती है। मिनिस्ट्री है, बहुत सिंपल है ये तो, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एंड फार्मर वेलफेयर।
द पॉइंट बीइंग आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी मिनिस्ट्री है, कवरेज क्या है, क्या इसके सिस्टम्स है, ठीक है। तो इन जरियों के थ्रू ये एक फोकस किया गया जहां आप प्री सोइंग पोस्ट हार्वेस्ट, तो यहां पर जो क्रॉप फेलियर ये आप कवर कर रहे हो, ठीक है, प्लस लोकलाइज्ड हजार्ड, यानी किसी लोकल लेवल पे मान लो बाढ़ पूरे जिले में आ गई है, लेकिन एक इलाके में बाढ़ नहीं आई बल्कि वहां सूखा पड़ने की वजह से क्रॉप को नुकसान हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, यानी ओलावृष्टि हो गई, ओले गिर गए, तो उस केस में लोकलाइज्ड हजार्ड भी इसके अंदर कवर होते हैं। तो प्री सोइंग पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप फेलियर हजार्ड, लोकलाइज्ड हजार्ड, वो आप इसके अंदर कवर करते हो। पर कंसर्न ये कि अगर वेदर पैटर्न की वजह से कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है। इसको इसमें ऐड कर लूं क्या, ये लिख देता हूं। वी हैव अनदर कंपोनेंट विच इज पॉट 2 विच इज वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस। अब यहां पर क्या कंसर्न है कि अगर कोई खतरनाक सा इवेंट होता है जहां मौसम की वजह से, जैसे आप वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस जिसमें आप उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हो, यानी ये 2016 की स्कीम है, अगेन सेम मिनिस्ट्री है, यहां पर अगर मौसम की वजह से आपको फसल का नुकसान हो रहा है ड्यू टू वेदर, देन यू विल गेट कवरेज इन दिस। तो यहां पर जो फाइनेंशियल लॉस वेदर कंडीशंस की वजह से हो जाते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, मान लो गर्मी ज्यादा पड़ गई, और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, मूंग की दाल जब बोई जाती है तो अगर बरसात ज्यादा हो गई तो वो दालें जो होती है ना उस फेज में होती है, अगर वो पकने से पहले वो दाल थोड़ी मुलायम सी रहती है तो पूरी मूंग बरसात में आपकी वो फसल खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसी क्रॉप बो रहे हो जो सर्दियों में ही बोई जाती है, वीट की बात कर लो, गर्मी बढ़ गई तो वीट का आपको नुकसान हो सकता है, बरसात कम हुई तो धान में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये वेदर रिलेटेड कारणों से आपको नुकसान हो सकता है, पर इसको प्रूव कैसे करोगे आप? तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए आपके पास ये अलग से एक स्कीम है, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जहां पर आप रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, इन सब को देखते हुए क्रॉप यील्ड में अगर नुकसान हो रहा है तो आपको पैसे दिए जाएंगे। तो इसमें कवरेज किसकी किसकी है? फूड क्रॉप्स की है, हॉर्टिकल्चर की भी है, जहां पर आप सारे जो कंपोनेंट है वेदर बेस्ड कंपोनेंट, इसको भी इसमें ऐड करते हो। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये वेदर बेस्ड थ्रेट्स, वेदर बेस्ड थ्रेट, इसके अंदर कवरेज दी जाती है, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, या हेल स्टॉर्म आ गया, वो सब इसके अंदर कवर किए जाते हैं। तो न्यूज रिसेंटली क्या थी कि भारत की सरकार ने जो अपनी योजना है उसको और एक्सटेंड कर लिया है 2026, 25, 26 तक, अपनी जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है रिस्ट्रक्चर, उसको भी वहां तक एक्सटेंड कर लिया है, ताकि किसानों की जो माली हालत में सुधार हो। और अगर आपको ना किसानों को शिफ्ट कराना है, हम कहते हैं कि हमारे किसान धान और गेहूं क्यों बोते हैं, वो किसी और फसल को क्यों नहीं बोते, तो उनको नुकसान ये कि अगर कोई और फसल बोएंगे तो अगर क्रॉप लॉस होता है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? इफ दे लूज द क्रॉप, उनका जीवन कैसे चलेगा? तो क्रॉप इंश्योरेंस अगर आप अच्छी दे रहे हो तो उन्हें पता है कि इन केस क्रॉप फेल हो जाती है, चाहे वेदर की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो उनको पता है कि भाई कम से कम मेरा पैसा डूबेगा नहीं, जो मेरी फसल की लागत है उतने पैसे तो मुझे वापस मिल जाएंगे। तो किसान, उससे क्या होगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा कि उन क्षेत्रों में जाकर या उन एरियाज में भी जाकर निवेश करे, उन एरियाज में भी जाकर फसल की पैदावार करे, जो आमतौर पर वो किसान नहीं करता। तो इसीलिए जो वेदर बेस्ड हमारा रिस्ट्रक्चर्ड क्रॉप इंश्योरेंस है, ये रिस्ट्रक्चर्ड जो हमारा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, और फसल बीमा योजना तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है किसानों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। ठीक है, अब जब हमने ये दोनों कर लिए तो इसके बाद एक चीज और है, वो है हीरे के बारे में। थोड़ी सी अलग कहानी हो गई, डायमंड्स। तो भारत में, दुनिया में जो आप डायमंड देखते हो उसकी एक बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में है। जो भी आप हीरा देखते हो आमतौर पे फिल्मों में भी या दुनिया में ग्लोबली आप कहीं भी जाओ, तो उनमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है कि वो हीरे एक ना एक बार इंडिया जरूर आते हैं टू गेट पॉलिश्ड। डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री भारत में है और सूरत उसका गढ़ माना जाता है दुनिया में। तो जो इंडिया में डायमंड्स आते हैं, फिर उनको पॉलिश किया जाता है, बेहतर डिजाइनिंग की जाती है, फिर वो दोबारा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो भारत में ऑलरेडी टैरिफ बहुत हाई है। तो अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो डायमंड, मान लो एक डायमंड जो 1 लाख रुपए का है,
ठीक है, 1 लाख रुपए का डायमंड है, उसके ऊपर आपने 20% जो है ड्यूटी लगाई हुई है, तो वो डायमंड आया, पॉलिश फॉर्म में नहीं आया, वो डायमंड नॉर्मली कोई दुकानदार लाया अपने लिए पॉलिश करने के लिए, वो आते आते उसको पड़ गया 1,20,000 रुपए का। अब उसके ऊपर जो लागत लगी वो 10,000 रुपए की लगी पॉलिश करने में। ठीक है, वो डायमंड इसलिए भारत आया क्योंकि भारत में पॉलिश करना आसान है, सस्ता है, और उसकी पॉलिश में खर्चा है 10,000 रुपए। तो अब इसकी कीमत हो गई 1,30,000 रुपए। ठीक है, प्लस पॉलिशिंग 10K की पॉलिशिंग हो गई, अब ये हो गया डायमंड 1,30,000 रुपए का। अब फिर आप इसको अब एक्सपोर्ट करने जाओगे, 1,30,000 का हो चुका है तो देन यू विल एक्सपोर्ट इट। पर मान लो जब ये एक्सपोर्ट होके जाएगा तो अब 1,30,000 रुपए का ये डायमंड पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो कीमत यहां पे हुई है वो तो 20 लाख रुपए, 20,000 रुपए टैरिफ में चला गया। तो जब तक आपका हीरा वहां से पॉलिश होकर पहुंचा उस देश में या यूरोप में पहुंचा तो 1,30,000 रुपए का पड़ रहा है वहां पहुंच के, और वहां वो देश भी कुछ टैरिफ लगाएगा उसके ऊपर, क्योंकि वो हीरा आपके देश से आ रहा है, तो वो भी 20,000 रुपए टैरिफ लगा देगा। जिस देश से आप ला रहे हो वहां से भी 20,000 का टैरिफ लग गया, तो ये हो गया 1,50,000 का हीरा जो आपके सूरत से पॉलिश होके आ रहा है, मान लो लंदन में। तो लंदन वाले जो ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे भी भारत जाएगा, फिर वहां से पॉलिश होके वापस आएगा, 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा है और टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो क्यों ना हम यहीं इसको पॉलिश कर लें, जहां हम वो पॉलिश जो भारत में 10,000 में होती है, यहां वो पॉलिश पे 60,000 रुपए का खर्च आता है। तो इसलिए आप 50,000 रुपए बचाने के लिए इसको इंडिया भेजते हो, या वहां से पॉलिश होके आता है क्वालिटी और सभी कारणों से, पर हो ये रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है, तो वो कहेंगे भाई क्या फायदा, 10,000 रुपए का ही तो फर्क है, हम यहीं पे पॉलिशिंग कर लेंगे। तो वो दिक्कतें रहती हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई जगह कंपटीशन सूरत का खड़ा हो गया है, तो भारत की सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, दैट इज डायमंड इंपैक्ट ऑथराइजेशन स्कीम। इसके अंदर जो भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें इसको ऐड किया गया है कि अगर आप नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड का इंपोर्ट करना चाहते हो, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो उसको आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, नेचुरल कट और पॉलिश डायमंड्स ऑफ लेस देन 1/4 कैरेट। ठीक है, 25 सेंट्स या 1/4 कैरेट से कम का हीरा अगर आप खरीदते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो जो आपका 1 लाख रुपए का हीरा है वो 1 लाख रुपए का आ गया, उसमें आपने 10,000 रुपए की पॉलिशिंग की तो वो 1,10,000 रुपए का ही रहा। तो अब उसको बेचोगे तो उसकी प्राइस कम रहेगी। तो जो इंपोर्टर है यूके में या जो आपको भेज रहे हैं उनको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो 60,000 रुपए लग जाएंगे, वहां तो 10,000 रुपए में काम हो रहा है। पर इसमें नियम यह है कि जब आप उसको वापस भेजोगे तो आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। यानी आया था वो 1 लाख का, आपने इसमें 10,000 रुपए जोड़े ना, तो 10% तो आपने इसमें वैल्यू एडिशन किया। तो ये नियम बना रखा है कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तभी पूरा होगा कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसमें प्लस आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, और ऑलमोस्ट 10% का वैल्यू एडिशन करने के बाद अगर आप उसको एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपको ड्यूटी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसमें मिनिमम 10% का वैल्यू एडिशन करोगे। यह भी नियम जोड़ा गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी यह है कि आपने 15 मिलियन एक्सपोर्ट किए होंगे, ठीक है, पिछले सालों में, तभी जाकर आप इसको पा सकते हो। यानी आपने 15 मिलियन का एक्सपोर्ट अगर किया है पहले आपकी कंपनी ने, तो उसके बाद आपको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। उनको पता लग गया ना कि आप हीरा खरीद नहीं रहे हो यूज के लिए, आप हीरा ला रहे हो, पॉलिश करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंडिया में वैल्यू एडिशन हो रहा है उस इंडस्ट्री के ऊपर। तो इसलिए अब ये डायमंड इंप्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम लॉन्च की गई है। यानी अगर हीरा वहां से आ रहा है तो आपको एडिशनल वैल्यू एडिशन उसमें अंदर करना है तो आप कर सकते हो। ये उसके बारे में स्कीम बात करती है। मिनिस्ट्री कौन सी होगी इसकी, मिनिस्ट्री बताओ कौन सी मिनिस्ट्री होगी भाई, बेसिक सा होमवर्क है, बताइए इसमें कौन सी मिनिस्ट्री होगी। ठीक है, ये लैब ग्रोन डायमंड पे अप्लाई नहीं करता। ठीक है, इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, सेस नहीं लगता, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगती, इस तरह की ड्यूटीज हटा दी जाती है। तो जो आप हीरा मंगवाओगे सस्ता होगा, पॉलिश करके वैल्यू एडिशन ऐड करके उसको डिजाइन करके आप अच्छे दामों पर बाहर फिर दोबारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का ये स्टेप है। देन पंचायत से पार्लियामेंट स्कीम 2.0, यानी जो भारत में महिलाएं पंचायत में थी उनको पार्लियामेंट में बुलाया गया। तो लगभग इंडिया में बिरसा मुंडा जी के 150वीं वर्षगांठ को कोमेमोरेट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था, जहां से भारत के पंचायतों से खासतौर पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाएं थी, 502 इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अक्रॉस 22 स्टेट्स, उनको संसद में बुलाया गया। और ये ऑर्गेनाइज किया था किसने, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, लोकसभा सेक्रेटरीट के साथ मिलकर, ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, जिससे कि जो महिलाएं हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पंचायत को लीड कर रही है उनको संसद में बुलाया गया
ताकि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, उनको एक्सपोजर मिल सके, वो भी चीजें सीख सके, जान सके, वो जिस चीज की शेयर होल्डर है, जिस पावर की, उसको समझ सके। और हमारी जो राष्ट्रपति हैं अभी, वो भी एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हैं, तो वो दिखाता है कि भारत में आदिवासी उत्थान के लिए भी काम किया जा रहा है, उन एरियाज के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेन रोल ये था कि वो डेमोक्रेसी को जड़ों तक ले जाए, ग्रास रूट तक ले जाए, तो वो काम हो रहा है। उसकी और महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री, कमीशन फॉर वुमेन और अपनी जो लोकसभा की सेक्रेटेरिएट है, इन तीनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें उनको आने का मौका मिला। अब एक चीज और है, जो है किसान पहचान पत्र। ये बोला है मिनिस्ट्री ने कि किसान पहचान पत्र या फिर फार्मर आईडी दिया जाएगा जो भी लोग पीएम किसान स्कीम के अंदर ऐड होंगे, जिसके तहत आपको इंस्टॉलमेंट्स में गवर्नमेंट पैसे प्रोवाइड करती है, ठीक है, सम्मान निधि प्रोवाइड करती है। तो अभी तक 6 करोड़ ऐसे आईडीज बन चुके हैं। तो आपसे यह पूछा जा सकता है किसान पहचान पत्र या किसान फार्मर आईडीज किससे जुड़े हुए हैं? तो वो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, एक रजिस्ट्री बनाएगी, एक फार्मर आईडी बनाया गया है। उस आईडी में एक एग्री स्टैक कंपोनेंट होगा, जहां पर पूरा का पूरा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, यानी भारत में कितने किसान हैं, छोटे मझोले, वो किन किन एरियाज में काम कर रहे हैं, कहां कहां उनको कितनी राहत पहुंचाई गई, तो उन सब का एक लेखा जोखा एक साथ आ जाएगा। तो उसके लिए एक फार्मर आईडी की बात की गई है। किस चीज के लिए? पीएम किसान के लिए, ठीक है। तो किस स्कीम से जुड़ा हुआ है ये याद रखना, क्या रोल है ये आप याद रखना। तो किसान पहचान पत्र, फार्मर आईडी, फॉर व्हाट? फॉर जो भारत की पीएम किसान स्कीम है, जिसके तहत कैश बेनिफिट सीधा अकाउंट में मिलते हैं, उसका कंपोनेंट है ये। और आखिरी जो हमने तस्वीर देखी थी, वहां हमारे एक भाई साहब का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके लिए नेशन वाइड एक कैशलेस ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई है, जहां पर जो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, वो इसकी एक नोडल एजेंसी है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी रोड ट्रांसपोर्टेशन और हाईवेज है, उन्होंने, उनके मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पूरे देश में कैशलेस ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। अगर किसी का रोड एक्सीडेंट होता है तो उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका कहीं भी एक्सीडेंट हो रहा है तो आपको 1.5 लाख तक का कवर दिया जाएगा, कवरेज दी जाएगी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाएगा। अगर आपने एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसका अप टू 7 डेज तक या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख तक प्रोवाइड किया जाएगा, पर एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें एक तो ये भी कंपोनेंट और ये भी कंपोनेंट, अगर मृत्यु हो जाती है किसी की, तो 2 लाख रुपए उनकी फैमिली को मिलेंगे, जो कि हिट एंड रन केसेस में अगर उनकी जान चली जाती है। तो कोई आपको अगर एक्सीडेंट में रोड पे स्पीड में हिट करके चला गया, तो उस केसेस में आपको, हिट एंड रन के केसेस में आपको 2 लाख तक की कवरेज, फैमिली, आपके साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल क्यों होगा, लेकिन इन जनरल किसी के साथ अगर होता है तो उनकी फैमिली को दिया जाएगा, प्लस 1.5 लाख तक का ट्रीटमेंट कवर दिया जाएगा। अब खास बात यह कि अचानक मिनिस्ट्री ऐसा क्यों किया, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा उनको बोला था कि ऐसा कुछ लेके आओ आप। तो ये है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम, जो अगेन लॉन्च हुई है फॉर एक्सीडेंटल कवरेज। अब एक बार मैं दोबारा आता हूं, यहां पर इनकी फसल यहां पर बाढ़ से डूब रही है, ठीक है, उनकी फसल तो बड़ी अच्छी है, फूल जो लगाए। तो मैंने ये बोला आपको कि पीएम फसल बीमा योजना है, तो इसके बेनिफिट्स लेने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक, जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, किस क्रॉप के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक, प्लस सेंटर स्टेट का स्प्लिट क्या है, जो प्रीमियम है, अगर गवर्नमेंट प्रीमियम दे रही है तो। अगर यहां पर जैसे हमने देखा पीएम फसल बीमा योजना में हमने समझ लिया ना क्या क्या डिवीजन है। और दूसरी चीज ये आई, ये जो आप देख रहे हो नदी है, इन सब चीजों में, इन एरियाज में अगर फ्लडिंग की वजह से, क्लाइमेट बढ़ने की वजह से, घटने की वजह से नुकसान होता है, तो उसको लेकर रिस्ट्रक्चर क्या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है भारत की, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। देन अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप बीमार पड़ गए हो, यहां पीछे हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस खड़ी है, देखो यहां, तो यहां आप आयुष्मान भारत के कंपोनेंट का इस्तेमाल करोगे, पर आयुष्मान भारत जो मिशन है उसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है, जन आरोग्य से क्या डिफरेंस है, तो वो जो कोर कंपोनेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, पीएमजे जम्मू कश्मीर में जो है सेहत, उसमें और नॉर्मल पीएमजे में क्या अंतर है, क्या यूनिवर्सल कवरेज इसमें दी जाती है कि हर व्यक्ति को पीएमजे के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, या आपको एक एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। ये सारे जो कोर कॉन्सेप्ट है। अब हालांकि यहां किसी ने डायमंड नहीं पहना हुआ, और मान लो कि इन्होंने एक डायमंड की चेन यहां पहनी हुई है, तो डायमंड जहां से पॉलिश होकर आया, वहां पर क्या कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, किसी किसान को जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए क्या लॉन्च हुआ है, कार्ड। यहां हमारी इस इमेज में किसान ढेर सारे हैं, उस इमेज में भी हैं, तो प्रधानमंत्री ऑलरेडी पीएम किसान योजना के तहत आपको एक किसान पहचान पत्र चाहिए होगा,
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे, जो मिनिस्ट्री कौन सी है, किसने क्या लॉन्च किया, क्या जो पीएम जय की हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है उसमें जो बाकी लोग हैं, जो रेस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स हैं, क्या उनको कवरेज दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, उनको भी दी जा रही है। तो वो सारे एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, उस सारे की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट कमेंट्स को देख लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये बताइए क्या आप और चाहते हैं कि हम इसको और एक्सटेंड करें और किन एरियाज पे फोकस करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only Eyes and have a very very nice day. See you again.